तो अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 12 नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B के तहत आज आरोप तय कर दिए। विवादित ढांचा ढहाए जाने के केस में लालकृष्ण आडवाणी लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश होने से पहले वीआईपी गेस्ट हाउस में रुके, तो उनसे मिलने सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। दोनों में काफी देर चर्चा हुई। योगी आडवाणी की अदालत रवाना होने तक वहीं रुके रहे। अदालत में आरोपियों की ओर से केस खत्म करने की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि 20-20 हजार रुपए के मुचलके पर सभी नेताओं को जमानत दे दी। पेशी से पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कोई साजिश नहीं हुई, जो कुछ हुआ वो खुल्लम खुल्ला था। सांसद विनय कटियार ने भी कहा कि आपराधिक साजिश का सिर्फ केस है, वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। ये तो खुला आंदोलन था, जैसे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा था। ये तो जो गोली चली थी तो ये गोली तो नहीं चलनी चाहिए थी, ये गोली तो नहीं चलाना चाहिए था आदरणीय मुलायम सिंह जी को। अब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि 16 लोग मारे गए, तो हत्या की है उन्होंने, तो हत्या का केस उन पर चलना चाहिए। और यदि आजीवन कारावास होता है, जेल होता है, तो जेल जाने के लिए तैयार हो, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कुल 12 आरोपी लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में हाजिर हुए। 13वें आरोपी राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह हैं, जिन पर संवैधानिक पद पर होने के बाद अभी आरोप तय नहीं होंगे। लोग हैं, बड़े लोग हैं, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, तो अब ये कितनी बड़ा अपराध करें तो इन्हें तो जमानत मिल ही जाएगी। छोटा आदमी होता जेल जाता। कानून की जो प्रक्रिया है उसका एक पहलू है, ऐसे मामलों में अमूमन जो जमानत है वो अदालत दे देती है। जमानत होना ही थी इनकी, और अब इनका चार्ज फ्रेम होने के लिए असेंबली को बुलाया गया था, तो चार्ज अगर आज फ्रेम हो जाएगा तो इनको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, इसमें एप्लीकेशन बेस के काम चल सकता है इनका। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया था। 1992 में विवादित ढांचा गिराने को लेकर 2 एफआईआर दर्ज हुई। 1993 में नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा जोड़ी गई। रायबरेली कोर्ट ने सभी नेताओं से आपराधिक साजिश की धारा हटाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 2011 में सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक साजिश में केस चलाने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट को रोजाना सुनवाई करके 4 हफ्ते में आरोप तय करने और 2 साल में ट्रायल पूरा करने को कहा। इस केस में बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर समेत 8 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम 6 दिन के विदेश दौरे पर। अपनी 5 दिन की विदेश यात्रा के पहले पड़ाव जर्मनी में ही पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। आतंकवाद तथा अतिवाद मानव जात के लिए, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना समय की मांग है। पीएम मोदी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से उनके आधिकारिक अतिथि गृह में निजी रात्रि भोज पर औपचारिक बातचीत के लिए मिले। जर्मनी के ब्रेंडनबर्ग में 18वीं सदी के महल श्लॉस मीजेबर्ग के बाग में खिली धूप में दोनों नेता साथ में टहले। मार्च 2016 में वॉशिंगटन में 4थे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पीएम आतंकवाद को वैश्विक समस्या बता चुके हैं। पीएम मोदी की कोशिशों से अब पाकिस्तान धीरे धीरे अलग थलग पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीति पाकिस्तान के लिए बुरी और भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। पीएम मोदी जर्मनी के बाद स्पेन, फ्रांस और रूस के दौरे पर जाएंगे। कन्नूर में सरेआम गोवध की घटना पर बीजेपी ने आज कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में सड़क पर मोर्चा खोल दिया।
केरल के कन्नूर में सरेआम गौवध करके केंद्र सरकार के कानून का विरोध करना कांग्रेस के गले तक आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए रास्ते बंद कर रखे थे, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड लांघने पर आमदा थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि 4 कांग्रेस नेताओं की हरकत पर खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बेकाबू बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस को पानी की बौछार तक करनी पड़ी। दूसरी ओर जी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र के कानून को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने कहा कि गौवध की यह हरकत कांग्रेस का देश से वजूद ही मिटा देगी। यहाँ 19 राज्यों में गोवध बंदी का कानून है, ये कांग्रेस के जमाने से है और ये हमने नहीं बनाया। तो काउ स्लॉटर बैन को 19 राज्यों में है, 10 राज्यों में नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये कोई हम बदल नहीं रहे अभी, और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कोई बंधन डाल के ये व्यवसाय खत्म हो। जिस पार्टी ने गाय बछड़े का निशान रखा वो पार्टी खुलेआम सड़क पर गौवध करे, नारा लगाए, मोदी जी के खिलाफ नारा लगाए, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का झंडा वहां पर मौजूद हो। इसमें सिर्फ निकाल देने से, निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक ऐसा गुनाह है जिसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। केरल के कन्नूर में शनिवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम गौ हत्या की थी। कन्नूर के कांग्रेस नेताओं ने पशु वध पर केंद्र के नोटिफिकेशन के विरोध में गौवध किया था। कांग्रेस ने गौवध की घटना से इनकार किया, कहा कि गौवध करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे। रविवार को राहुल गांधी ने घटना को कबूला, जिसके बाद कन्नूर के 4 नेताओं को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। लेफ्ट पार्टियां खुलकर नोटिफिकेशन के विरोध में हैं। केंद्र के कानून के विरोध में कल डीएमके ने भी पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यूपीए सरकार के घोटालों की फहरिस्त में एक और घोटाला शामिल हो गया है। सीबीआई ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से जुड़े मामलों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की। सीबीआई का आरोप है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय की वजह से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। जिन 3 मामलों में सीबीआई ने केस दर्ज किया है, उनमें पहला मामला है 111 एयरक्राफ्ट खरीद में गड़बड़ी का, दूसरा मामला है विमानों को लीज पर देने में गड़बड़ी का, और तीसरा मामला है फायदे वाले एयर रूट्स को निजी कंपनियों के लिए छोड़ देने का। आरोप है कि इन फैसलों से सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। सीबीआई ने यह एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश के बाद दर्ज की, जिस समय इस फैसले को मंजूरी दी गई। यूपीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्री थे। तत्कालीन सरकार ने 24 घंटे के भीतर फैसले को मंजूर कर बोइंग से विमान खरीद का करार कर लिया था। सीएजी ने 2011 में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के विलय पर सवाल उठाया था। सीएजी के मुताबिक एयरलाइंस के विलय से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीए सरकार ने 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों को 70,000 करोड़ का फायदा पहुंचा। बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आज लालू यादव पर भ्रष्टाचार के नए आरोपों की झड़ी लगा दी। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर सुशील मोदी के नए हमले हैं ये। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए बिहार के सांसदों, विधायकों की सहकारी गृह निर्माण समिति में 1 की बजाय 5 प्लॉट पर कब्जा कर रखा है। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्लॉट लालू की बेनामी संपत्ति है, यानी इन पर नाम किसी और का है, लेकिन कब्जा लालू का है और इनका इस्तेमाल भी व्यावसायिक किया जा रहा है। सुशील मोदी ने सरकार से प्लॉट का आवंटन रद्द करके लालू से जुर्माना वसूलने की भी मांग उठाई। और इस सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला, और खास करके जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे उस समय अधिकतर ट्रांजैक्शन जो है इनके कार्यकाल में हुआ। सुशील मोदी के मुताबिक विधायकों के कोऑपरेटिव में 95% प्लॉट्स पर आरजेडी के लोगों का कब्जा है। सुशील मोदी के मुताबिक प्लॉट नंबर 207, 208, 209, 210, 211 यानी कुल 5 प्लॉट पर लालू का कब्जा है।
आरोप है कि लालू ने बादशाह आजाद को एमएलसी बनाने के बदले लाखों की जमीन 37,000 रुपए में ले ली। आरोप है कि लालू के करीबी और सहकारी समिति अध्यक्ष जेपी यादव ने भी 2 प्लॉट पर कब्जा किया है। इस बीच सीबीआई ने चारा घोटाले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र को 9 जून को सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। लालू पर आपराधिक साजिश का केस है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में नाराज लोगों ने सांसद जय पांडा पर अंडे फेंके और उनके खिलाफ नारेबाजी की। मामला सिर्फ एक वाटर टैंक का है, जिसके उद्घाटन का क्रेडिट लेने को लेकर ओडिशा में बीजू जनता दल की अंदरूनी खींचतान सड़क पर आ गई। केंद्रपाड़ा में वाटर टैंक के उद्घाटन पर सांसद जय पांडा पहुंचे तो उन्हें पार्टी के लोगों का ही भारी विरोध झेलना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं में से ही एक ने जय पांडा के सिर पर अंडा फेंक दिया। बीजेडी के ये कार्यकर्ता दरअसल स्थानीय विधायक और मंत्री प्रताप जेना के समर्थक थे। उनका सवाल था कि कार्यक्रम में प्रताप जेना को क्यों नहीं बुलाया गया। अंडा फेंके जाने के बाद जय पांडा और जेना के समर्थकों में झड़प हो गई। पुलिस ने जैसे तैसे सबको खदेड़ा। जय पांडा को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने विरोधियों को फौरन जवाब दे दिया। ये जो आरोप है कि यहाँ स्थानीय लोकल नेताओं को खबर नहीं दी गई है, ये झूठ है। जो फलक टूटा जो तोड़ दे उन्होंने, उसमें सरपंच का नाम, लोकल एमएलए का नाम, जिला परिषद का नाम, ये सब था। मैं ये श्योर हूँ कि जब हमारा नेता जो फाउंडर प्रेसिडेंट श्री नवीन पटनायक, पूरा तथ्य उनके पास जब पहुंच जाएगा, वो जरूर इस पर एक्शन लेंगे। सांसद जय पांडा को सीएम नवीन पटनायक ने हाल ही में पार्टी प्रवक्ता पद से हटाया है। पंचायत चुनाव में हार के बाद जय पांडा ने पार्टी की समीक्षा की सलाह दी थी। जय पांडा ने पंचायत चुनाव में हार के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। जय पांडा के कुछ समय से बीजेडी छोड़कर बीजेपी में जाने की भी अटकलें लग रही थी। यूपी के हाथरस में देश विरोधी नारे लगाए जाने के आरोप के बाद एक मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिया गया। आरोप की जांच जारी है। ये मस्जिद हाथरस के दर्शना गांव की है, जिस पर सुबह सुबह लाउडस्पीकर से देश विरोधी नारे लगाए जाने का आरोप लगा है। खेत में काम करने गए एक युवक ने ये नारे सुने। उसके बाद गांव वालों को इत्तला किया और फिर पुलिस को खबर की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस भारी अमला लेकर मौके पर पहुंची। गांव के कई और लोगों ने भी देश विरोधी नारे सुने जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने जांच पूरी होने तक लाउडस्पीकर उतरवा दिया है। पहले तो देश विरोधी नारे सुने, बोला है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद में कुछ मोमडन लोग थे, उन्होंने बोला मोदी का सर कलम कर दो, योगी का सर कलम कर दो, एसपी मिल जाए। उसको भी अभद्र भाषा में गाली देने लगे, बोले वो इनको भी मारो। झंडा फहराने की क्या बात कर रहे थे? बोल रहे थे, बोला लाल किले के ऊपर झंडा फहरा दो, आइए सही। स्थानीय पुलिस ने जो लाउड स्पीकर उन्होंने लगाया था वो उतरवा लिया सभी की सहमति से, और अभी इसकी जांच की जा रही है कि क्या उसमें से बताया गया था। आरोप है कि लाउडस्पीकर से पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी नारे लगाए गए। आरोपों के मुताबिक मस्जिद से लाल किले पर आईएसआईएस का झंडा फहराने के भी नारे लगे। हाथरस में कलेक्टर का सरकारी निवास मस्जिद से महज 500 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने फिलहाल सिर्फ शिकायत दर्ज की है। आरोपों की पुष्टि के लिए पूरे गांव में पूछताछ की जा रही है।